कर्नल साहब 70 विधानसभा सीट है उत्तराखंड में। उन 70 में से सिर्फ यही क्यों, डोईवाला ही क्यों? डोईवाला उन 70 विधानसभाओं में से एक है जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने मॉडल में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की सोच लेके चलती है। क्या आपको पार्टी मौका देगी, उन्हें रिप्लेस करने का टिकट देगी? मेरे को लगता है कि आज बीजेपी का चुनावा आदमी, बीजेपी के संगठन में कार्य करने वाला आदमी, वो सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। सही तरीके से मॉडल बनाया होता तो धराली नहीं होता। कामयाब मॉडल जब तुम कंस्ट्रक्शन का या प्रोग्रेस का बनाते हो तो उसमें हर चीज़ पहले दिन से शुरू होनी चाहिए। हमें अपनी रिस्पॉन्स फोर्स को प्री डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, अकरेंस जब डिज़ास्टर होता है, अकरेंस ऑफ डिज़ास्टर, उस टाइम पे रिएक्शन, और डिज़ास्टर के बाद में जो रिकवरी और जो रिस्टोरेशन और फिर रिकंस्ट्रक्शन होता है, उनको कहीं ना कहीं कामयाब किए हुए मॉडल्स को देख करके जरूर लेकर के चलना चाहिए। केदारनाथ आज पूरे देश में, पूरे विश्व में एक कामयाब मॉडल है। अगर आपको ये एमएलए की लीडरशिप मिल गई, जो भी आपको पोजीशन चाहिए, पावर पोजीशन, वो मिल गई, डोईवाला में क्या चेंज लाना चाहेंगे जो अभी आपको नहीं दिख रहा है? महिलाओं की जो एक्सपेक्टेशन है अपने फ्यूचर में, अपने बच्चों को आगे कैसे रोजगार, मोटिवेशन, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इनकी वजह से जो टोटली डीमोटिवेट हो जाते हैं काम करने वाले, उनको तोड़ना। केसरी ही एक ऐसा नाम है जिससे ना आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क की एक विशेष पेशकश में। और हमारे साथ हैं आज एक विशेष गेस्ट, कर्नल अजय कोठियाल जी। इनको सेना से बहुत सारे अवार्ड सम्मानित हैं। विशिष्ट सेवा चक्र जिनमें से एक है, कीर्ति चक्र है, बहुत सारे सम्मानित मेडल्स इनको मिले हुए हैं। कर्नल साहब, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई किताब बने, कोई किताब लिखी गई जो शायद आगे लिखी भी जाएगी, तो क्या उस किताब में एमएलए का चैप्टर भी होगा? आज जो है ना, समाज को एक अच्छे तरीके से चलने के लिए हम इंसानों ने जो प्रक्रिया बना रखी हैं, एक है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एक है जनता का चुनावा आदमी आए जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में सही समन्वय बना करके तरक्की की तरफ चीज़ों को लेकर के ले जा सके। तो उसकी तो प्राइमरी जो एक सीढ़ी है वो तो है ही एमएलए की। तो मेरे को लगता है कि किसी भी समाज को अच्छा बनने के लिए किसी भी किताब में एमएलए का जिक्र होना भी ज़रूरी है। तो कर्नल साहब, आप आर्मी से रहे हैं, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, लेकिन पॉलिटिक्स में तो नेताओं को झूठ बोलना पड़ता है। क्या आप इस चीज़ से कोप अप कर सकते हैं? नहीं, मेरे को लगता है कि लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। चाहे किसी भी फील्ड में आपने काम करना है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड भी हो, लीडरशिप की जो परिभाषा है उसको सही तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत है। कई बार जब कुछ समय बीत जाता है तो बीच में करेक्शन की ज़रूरत होती है। तो अगर कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट है कि झूठ बोलने की सोच जब जनता की एक नेता की तरफ आती है, तो फिर वो नेतागिरी के तरीके को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। उस सोच को, जो कि जनता की सोच है, उसको ठीक करने के लिए और अच्छाई के लिए बढ़ावा देने के लिए। कर्नल साहब, 70 विधानसभा सीट है उत्तराखंड में। उन 70 में से सिर्फ यही क्यों, डोईवाला ही क्यों? देखो, मेरे को ना, मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो मैं ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, उस बैकग्राउंड में, जिसे इंडियन आर्मी बोलते हैं, उस बैकग्राउंड में ना दो चीज़ों के बारे में कभी चर्चा करना मना है या डिस्करेज करा जाता है। एक है विमेन के बारे में, महिला के बारे में, दूसरा है राजनीति के बारे में। क्योंकि फ़ौज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर चर्चाएँ करी जाती हैं, तो इन चीज़ों की चर्चाएँ करी जाती हैं, तो फिर आप जिस मेन टास्क के लिए आपको ट्रेन करा जा रहा है कि जो आपसे उम्मीद करी जाती है, आप ना उससे डाइवर्ट हो जाते हो। तो मैं कहीं ना कहीं तो सबसे पहले यही नहीं समझ पाता हूँ कि मैं वाकई में ये राजनीतिक जो तरीके हैं या राजनीतिक सीढ़ी है, इसके लिए मैं फिट बैठता भी हूँ कि नहीं बैठता। लेकिन मैं एक और चीज़ समझता हूँ, मेरी मतलब 20 साढ़े 20 साल उस उम्र में आर्मी में चला गया। आर्मी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 17.5 साल के बच्चे को इंडक्ट करा जाता है। मतलब अगर 17.5 साल के बच्चे को आप किसी भी संस्था में, किसी भी नौकरी में लगाओगे ना,
तो बाल अधिकार और युवाओं के अभी तो चरित्र निर्माण भी नहीं हुआ था, उसके खिलाफ आपके अगेंस्ट एक्शन होने शुरू हो जाएंगे। आर्मी में ही है जो इस एज में अडॉप्ट करते हैं, और धीरे धीरे पूरी नौकरी में ऐसे अवसर उसको दिए जाते हैं, ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती हैं जिनमें कि उसको कहते हैं ना, एक सही चरित्र निर्माण की जो परिभाषा होती है वो अपने आप उसके साथ में होनी शुरू हो जाती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, और कैरेक्टर डेवलपमेंट में मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडियन आर्मी में ही खाली देशभक्ति की परिभाषा होती है। जब एक इंसान जाता है इस नौकरी में तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे जो टास्किंग है ना, यहाँ पे जो आपका डेली रूटीन है, यहाँ पे जो आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है, उसके लिए जो आपको तैयार करा जाता है, वो सब आपका चरित्र निर्माण इस प्रकार से होता है कि देशभक्ति की एक अगर सही डेफिनेशन देखी जाए तो सोल्जर में आती है, लेकिन वो ट्रेनिंग और आपकी डेली के रूटीन की वजह से। उदाहरण के तौर पे मंदिर होता है ना, मंदिर को भी मंदिर परेड बोलते हैं फौज में। ये कोई धर्म का इंसल्ट तो नहीं है, लेकिन उसको भी एक परेड के तरीके से मंदिर परेड और सर्वधर्म स्थल, सारे धर्म एक साथ में पूजा करेंगे। उसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है, वो भी हफ्ते में एक ही बार होगा। रोज मंदिर नहीं होगा, मंदिर तो खुला है लेकिन मंदिर परेड रोज नहीं होगी, और हफ्ते में एक बार 40 मिनट का होगा। लेकिन वो 40 मिनट की जो प्रक्रिया है ना, वो एक पिक्यूलियर, बड़ी यूनिक है कि जैसे मंदिर शुरू होता है तो 40 मिनट में, शुरू के 5-7 मिनट में ढोलक बज रही है, आप बिल्कुल ड्रेस कोड में हो, और आप कैसे शुरू होगा, वो छोटा सा एक धार्मिक एक कोई वो गीत चलेगा, छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। आप सब ना ताली बजा रहे हो, और ताली भी बजा रहे हो एक सिंक में, लेकिन आखिरी के 5-7 मिनट जो बचे होंगे, उस टाइम पे जो गीत चल रहा होगा ना, उस गीत के साथ में आप ज़मीन से 2-2 फीट ऊपर उछल रहे होगे, आपके शरीर में पूरा पसीना होगा। वो धार्मिक गीत होगा जब देवी महिषासुर का वध कर रही है, उस वाले एपिसोड को सुनाया जा रहा होगा। तो इसे बोलेंगे भक्ति रस को वीर रस में कन्वर्ट करना, और ये भक्ति रस को वीर रस में कन्वर्ट करना वही सबसे बढ़िया एक तरीका है जो कि इंडियन आर्मी में सिखाया जाता है। मैं गढ़वाल राइफल से हूँ। गढ़वाल राइफल में जब दुश्मन से लड़ने जाते हैं ना, तो आखिरी जब 200 मीटर बचते हैं दुश्मन की पोस्ट से, तो उसे बोलते हैं आखिरी 200 मीटर की लड़ाई। उस टाइम पे कोई ट्रेनिंग, कोई टीम स्पिरिट, कोई काम नहीं करती है। उसमें काम करती है आपके अंदर जो रेजिमेंटेशन, जज्बा जो तैयार करा गया है वो। तो उसमें क्या करते हैं, जज्बा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सामने से 200 मीटर से गोली चल रही है, पता नहीं किसको लग जाएगी, वॉर क्राई। उसको जैसे गढ़वाल राइफल की वॉर क्राई, गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष है, बोल बद्री विशाल लाल की जय, और सबके रोंगटे खड़े होते हैं और सब बढ़ते हैं आगे। लेकिन मंदिर के अंदर बद्री विशाल की पूजा होती है, लेकिन प्रमुख पूजा होती है देवी की। देवी मेन है, उसके साथ में और हैं, क्योंकि देवी ही सबसे ज़्यादा, जो सबसे खतरनाक है, महिषासुर, उसका पिताजी रक्तबीज, उनका वध करने के लिए न्योछावर होकर के सबसे शक्ति लेकर के काम कर रही है। तो ऐसी वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आता हूँ। अब मैं आर्मी से बहुत चीज़ें सीख करके आया, मेरे अंदर निर्माण ही इस प्रकार का हो रखा है। मैं एक एग्जांपल सुबह दे रहा था कि मैंने जब गाड़ी ली तो फॉर्च्यूनर ली मैंने। यार फॉर्च्यूनर में मेरे को बोला गया कि आपको तो सब जानते हैं, तो आप ना वीआईपी नंबर लीजिए। तो वीआईपी नंबर तो 9999 होते हैं, 0001 होते हैं। मेरे अंदर से निकला हाँ मेरे को वीआईपी नंबर चाहिए, पर मेरा वीआईपी नंबर था 1947, 1947। तो वो मेरे अंदर ना भर गया है। एक फौजी में देश प्रेम की भावना होती है जो नेता में भी होती है, पर जो ये पॉलिटिक्स है वो आर्मी से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे आपको झूठ बोलने होते हैं, प्रपंच खेलने होते हैं, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है उसको पीछे खींचना होता है, बयानबाजी होती है। क्या आपका ये सोचना कि आप फिट हैं यहाँ के लिए? मैं उसी चीज़ में बोलना चाह रहा था, थोड़ा लंबा सा बोल रहा हूँ वैसे, कि मेरे को पता है कि आज की तारीख में जो राजनीतिक तरतीब में कार्रवाइयाँ होती हैं वो पूरे तरीके से मैं उसमें शायद फिट नहीं बैठता हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ सोचता हूँ कि जो मेरा मिलिट्री करियर रहा है, जो मेरी मिलिट्री सर्विस रही है, उसके दौरान जो मैंने काम करे हैं, उन कामों से जो एक्सपीरियंस लिए हैं, और उनको मैंने 2013 में जब मैं पहली बार उत्तरकाशी में या उत्तराखंड में पोस्टिंग आया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एज प्रिंसिपल, और उसके बाद डिज़ास्टर में, केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन में, नंदा देवी राजजात यात्रा कंडक्ट कराने में, कई जगह यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो मैंने संस्थाएं खोली, जैसे यूथ फाउंडेशन,
इन सब के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस लिए, मेरे को ये समझ में आता है, आज मैं बड़े अच्छे तरीके से गवर्नेंस के मॉडल को समझता हूँ। मैं ब्यूरोक्रेसी के सामने बैठ करके उनसे, ये नहीं बोलूँगा उनसे अच्छा, लेकिन उनके साथ में ना एक कामयाब मॉडल बना सकता हूँ तरक्की का। तालमेल उस प्रकार का कि पेपर भी अच्छा होगा, प्लान भी अच्छा होगा और एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, दोनों का वो लेकर के। लेकिन मेरे को ये पता है, अपनी क्षमता से मैंने सारे मॉडल कामयाब करके दिखाए हैं, कर रहा हूँ आज भी। रोजगार का हो गया, डिजास्टर का हो गया, टूरिज्म का हो गया, यूथ कैरेक्टर बिल्डिंग हो गया, मोटिवेट करने का हो गया, ये सारे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मैं कर रहा हूँ वो अपनी क्षमता से कर रहा हूँ। अगर मेरे को ये काम को अपनी 57 साल की उम्र में, जो बचे हुए 10 साल हैं उसमें और बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को उस जगह जाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं राजनीतिक अपॉइंटमेंट। जगह इम्पैक्टफुल हो। और आप डोईवाला से लड़ रहे हैं, डोईवाला सही क्यों? इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे है लोग, जहाँ पे आपको मिल सकता है। देखो, मेरे साथ में ये चीज़ जुड़ती है कि मैंने जो भी काम करें या मेरे साथ जो चीज़ें एसोसिएट होती है वो सारे के सारे मिलिट्री मॉडल हैं, क्योंकि वही मेरा बैकग्राउंड रहा है। छोटी उम्र में आर्मी में चला गया और सीखा। आज मेरे को 70 विधानसभाओं में से किसी एक विधानसभा से अगर दावेदारी करनी है और अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, ये एक मैसेज देने का प्रयास करना है कि मेरे ये एक्सपीरियंस हैं, इनको अगर आप सही तरीके से पहचान करके इस्तेमाल करोगे तो मैं अपना योगदान पार्टी की नज़र में जो तरीके हैं उसमें आगे बढ़ाने के लिए दे सकता हूँ। उत्तराखंड में तो उसमें 70 सीटों में डोईवाला एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे कि फौज के साथ में एसोसिएटेड काफ़ी एंगल्स बनते हैं। पूर्व फौजी यहाँ पे हैं। मेरे यूथ फाउंडेशन के कोई 1300 परिवार हैं, 1300 लड़के हैं जो भर्ती हो रखे हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। पहाड़ के जो जिस इलाके से मैं आता हूँ, टिहरी गढ़वाल के, वहाँ से जो लोग शिफ्ट हो गए ना, जैसे कई शिफ्ट होते हैं, वो डोईवाला, ये अपना रानी पोखरी, थानो, इस एरिया में। और यहाँ पे उस प्रकार का एक मेरे को कामयाब सा मॉडल दिखता है जिसे दिखा करके शायद मैं एक एग्जाम्पल दे सकूँ कि ये नहीं कि 100% मैंने कोई बहुत बड़ा बदलाव ले आया, लेकिन इस अपॉइंटमेंट में जाकर के, राजनीतिक अपॉइंटमेंट में, विधायक वाली अपॉइंटमेंट में जाकर के और जगहों के लिए एग्जाम्पल बना सकूँ। तो फौजी तो उत्तराखंड में हर जगह हैं, तो यहाँ पे क्या ज़्यादा है? और क्या आप सिर्फ फौजियों के दम पे, फौजियों की सिंपैथी, जो पीछे पहले सोल्जर्स रह चुके हैं, एक्स सोल्जर्स, एक्स आर्मी पर्सन, सिर्फ उनके दम पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो, फौजी तो कभी हो ही नहीं सकता है कि उस दम पे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन फौजी किसी भी समाज में जितना भी वो परसेंटेज उसकी है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो बनाता है समाज की सोच, लोगों के विश्वास को। आज डोईवाला में फौजी और जगहों की तुलना में ज़्यादा है, तो खाली बस उस कारण से मैं डोईवाला की बात ही नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पे डोईवाला में जो है कई ना ऐसी चीज़ें हैं जो हम करने के बाद में उसको सब जगह दिखा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक एरिया है दुदली। दुदली से एक नदी जो बहती है, किसी टाइम पे वो नदी ना बड़ी अच्छी होती थी, क्या छछुआ नदी। तो उस नदी में अब धीरे धीरे सब जगह का पॉल्यूशन आना शुरू हुआ, सारा गार्बेज कचरा आना शुरू हुआ, और वो नदी अब जो है वो ना अब खतरनाक हो गई है। अब उस घाटी को, दुदली घाटी को, इस नदी की वजह से इसमें जो कचरा आ रहा है और वो जो पानी जो है ना स्टैग्नेट होकर के और ज़मीन में चला गया, अब वो पानी जब ट्यूबवेल से निकाला जा रहा है या खेती बाड़ी में यूज़ हो रहा है, तो इस जगह को कहीं धीरे धीरे कुछ लोग कैंसर वैली बोलते हैं। यहाँ पे कैंसर के केसेस होने शुरू हो गए हैं, बढ़ने शुरू हो गए हैं, लोगों को उसकी चिंता होनी शुरू हुई है, लेकिन एकदम से ना जानकारी नहीं है किसी को। डोईवाला में इस प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, टेक्निकल और ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन। वाडिया इंस्टीट्यूट को हमने अप्रोच करा। वाडिया इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे ग्राउंड वाटर के सैंपल्स लिए और उनकी टेस्टिंग करी। उसके बेसिस पे हमने कहीं देखा कि कैसे वो वाले जो क्लीनिंग मॉडल होते हैं, जो कि कहते हैं ना गार्बेज क्लीनिंग इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल तो है कई जगह, वो मॉडल कैसे लगाए जा सकते हैं और कैसे उसका असर आ सकता है, वो डोईवाला में करके हम बहुत सारी जगहों पे एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये मैं खाली एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो पहाड़ है ना, जैसे होता है घर, पहाड़ हमारा घर है, हिमालय हमारा घर है, लेकिन हिमालय का हर घर के आगे एक बरांडा होता है। डोईवाला इस टाइम पे हमारे पहाड़ रूपी घर का सबसे बढ़िया बरांडा है। अगर हम उस बरांडे को अच्छे तरीके से वो करेंगे ना,
तो उसका असर सारे पहाड़ में जाता है। इस जगह पे पहाड़ की कम्युनिटीज़ रहती हैं जो कि ऊपर से भी जुड़ी हुई हैं। हम जो बात करते हैं कि पलायन, माइग्रेशन, ये ना बड़े टेक्निकल से वर्ड हैं, लेकिन जब हम कुछ ग्रास रूट की चीज़ों को समझेंगे तो अपने आप वो मॉडल्स कामयाब होते हैं। मेरे को तो इच्छा ही पहाड़ों में जाने की है, उसको ले जाने के लिए भी मेरे को दिखता है कि एक बहुत अच्छा एक तरीका यहाँ से हो सकता है। तो मतलब आप डोईवाला को एक मॉडल विधानसभा, एक एग्जाम्पल की तरह बनाना चाहते हैं? देखो, इच्छा तो हर आदमी करता है, लेकिन पूरी कितनी वो होती है वो तो जब फेस करता है ना उसको करने की, तब उस टाइम पे समझ में आती है। अगर आपको ये एमएलए की लीडरशिप मिल गई, जो भी आपको पोजीशन चाहिए, पावर पोजीशन, वो मिल गई, डोईवाला में क्या चेंज लाना चाहेंगे जो अभी आपको नहीं दिख रहा है? देखो, यहाँ तो मतलब एक छोटी विधानसभा है, छोटा एरिया है जो कि पूरे देहरादून से कनेक्टेड है। और देहरादून, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहाड़ का बरांडा, ये सारा इलाका ना पूरे पहाड़ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे तो आप कोई भी मॉडल, यूथ को सही दिशा दे करके कैरेक्टर बिल्डिंग, उस बंडल ऑफ एनर्जी को चैनलाइज करना, महिलाओं की जो एक्सपेक्टेशन है अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को आगे कैसे रोजगार, मोटिवेशन, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इनकी वजह से जो टोटली डीमोटिवेट हो जाते हैं काम करने वाले, उनको तोड़ना। एक्स सर्विसमैन जो हैं, एक्स सर्विसमैन के जो एक्सपीरियंस हैं फ़ौज के, एक तो हर कोई सोचता है एक्स सर्विसमैन का क्या एक्सपीरियंस है, ये फ़ौज में नौकरी करके आ रखा है, डिसिप्लिन, सावधान, विश्राम। किन चीज़ों में उसका डिसिप्लिन है? एक्स सर्विसमैन आ रखा है कोई मेडिकल कोर्स से, मतलब मेडिकल फील्ड से, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से आ रखा है, कोई कम्युनिकेशन सिग्नल से आ रखा है, कोई अपना एजुकेशन से आ रखा है, आर्मी एजुकेशन कोर, कोई इन्फेंट्री से आ रखा है, कोई ना जो ये टैंक्स वगैरह जो होते हैं इनके जो रिपेयर वर्कशॉप होती हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप, ये तो जेसीबी और ये एक्सकेवेटर केदारनाथ जैसी जगहों पे भी आराम से ठीक कर दें। तो ये सब एक्सपीरियंस वाले जो आ रखे हैं, इनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकें, ये सारे ना छोटी छोटी चीज़ें मिल करके एक प्रॉपर मॉडल बनता है जो कि किसी भी जगह पे हमें होना करना चाहिए। हमने एक शुरुआत के लिए, एक प्रयास करने के लिए कोशिश करी है डोईवाला। तो ये सब आपने बोला कि ये सब आप करने वाले हो, ये बहुत सही चीज़ है, पर फिलहाल जो लीडरशिप है, क्या वो ये सब करने में नाकाम है? हर किसी की कुछ ना कुछ खासियत होती है। मैं तो अपनी खासियतें ही बोल सकता हूँ, अपनी खामियां भी मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मेरे को पता ही नहीं है खामियां, वो तो दूसरा निकालेगा। लेकिन ये ज़रूर है, जो मेरी खासियतें हैं मैं उनको देखता हूँ कि उन्हें मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा ज़मीन पे, और किस प्रकार से आज बीजेपी का जो एक है ना ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, टॉप और उसके बाद में वो जो धीरे धीरे करके नीचे तक जाता है और पन्ना प्रमुख तक, ऐसा मॉडल, मैं उसी मॉडल में मैं नौकरी करके आ रहा हूँ फ़ौज में। आर्मी चीफ होता है और सबसे नीचे कई इलाकों में आखिरी में होता है एक सेक्शन कमांडर, पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन एक सेक्शन कमांडर के इलाके में अगर एक छोटी सी गोली भी चलती है ना, या एक सांप किसी को काट लेता है, या किसी का पाँव मुड़ गया, वो विद इन 24 आवर्स रिपोर्टिंग चैनल के थ्रू, मतलब रिपोर्टिंग चैनल ऐसी है कि वो आर्मी चीफ के पास में सिट्रेप, सिचुएशन रिपोर्ट में पहुंच जाता है। वही मॉडल कामयाब प्योर भारतीय जनता पार्टी के पास में है। बिल्कुल नीचे से लेकर के ऊपर तक सब बातें अच्छी तरह पहुंचती हैं। मॉडल भी तो उनके मॉडल में जब नीचे से ऊपर पहुंचती हैं तो ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए भी वही तरीका है, अच्छी चीज़ें कैसे पहुंचे। कुछ जगहों पे क्योंकि इतना बड़ा एक सिस्टम है, तो उसमें कुछ जगहों पे जहां आपका योगदान हो सकता है वो आप योगदान देने की कोशिश करते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस को इस प्रकार से एक देने का पार्टी के उसमें प्रयास करने की सोचता हूँ। बीजेपी जो है वो संघ के मॉडल पे काम करती है, जो संघ है, तो संघ में और आर्मी में क्या डिफरेंस है? संघ में और आर्मी में पॉजिटिव डिफरेंस तो और ज़्यादा ये भी है कि आर्मी तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लिखित ऑर्डर्स पे काम करती है। आर्मी तो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का टूल है। आर्मी तो कहीं ना कहीं एक रोजगार का भी जरिया है, बड़े अच्छे वाले रोजगार का, देशभक्ति भी पैदा कराती है। संघ जो है ना, उसमें ना वो कोई गवर्नमेंट का मॉडल है, वॉलंटियर्स हैं इकट्ठे हो रखे, स्वयं सेवक बोलते हैं, कोई लिखित पढ़त कुछ नहीं होता, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, और उसके बाद में एक इतना बढ़िया सिस्टम बनाते जा रहे हैं। तो वो तो एक और ज़्यादा पॉजिटिव मॉडल है। कैसे संघ के मॉडल में कुछ फौजी तरीकों को और बढ़ाने के लिए किया जा सके, वो एक प्रक्रिया है जो संघ करता ही है।
संघ के अंदर जो शाखा चलती है, आदमी तो सोचता है कि शाखा में जा रहा हूँ तो शाखा में खाली सुबह उठ करके और बस थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई। यार वहाँ तो सब चीज़ों का निर्माण होता है, वहाँ तो खेल खिलाए जाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारे फिजिकल, तुम्हारे पर्यावरण, तुम्हारे जो यूथ डेवलपमेंट, हर चीज़ को कराने के खेल कूद, बातचीत और ये सब करके, और वो मॉडल हैं जो कि जैसे फौज में होते हैं। मतलब आप इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करने वाले हैं? मैं जो मॉडल बन रखे हैं उनमें अपना सहयोग देने की एक प्रयास करना चाहता हूँ। दोबारा ये बोलूँगा कि उस प्रयास को करने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है असली में मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए ना जानकारी रखता हूँ और ना कोई मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता हूँ। लेकिन ये ज़रूर समझता हूँ कि किसी भी अच्छी चीज़ को, चुनाव के मॉडल को भी अच्छा वो करने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडरशिप और लीडरशिप जो है लीडरशिप का तरीके को करने के लिए उसको बीच बीच में कोई इंसान आता है, उसमें हट जाता है, दूसरा आता है, लेकिन तरतीब तो लीडरशिप की रहनी चाहिए। उस लीडरशिप को मैंने हर तरीके के माहौल में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब करके सीखा है, चाहे वो फौज में, चाहे उत्तराखंड में आकर के हर प्रकार के माहौल में, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो हिमालय में डिज़ास्टर हो, चाहे हिमालय में पर्यावरण हो, चाहे यूथ की एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करा जाए। मैंने यहाँ पे वो भी नौबत करी है कि जब फौजियों के घरों को, ज़मीन को किसी ने उनसे गलत तरीके से कब्जा कर लिया है और मैं उनको नहीं समझा पाया कि खाली करो इसे, तो मैंने मार पिटाई भी करी है लोगों से, प्रॉपर्टी डीलर से, और मार पिटाई करके उनको डरा भी दिया है एक नंबर तक उस तक। लेकिन ये समझ करके कि ये भी एक मेरा मॉडल कामयाब होना चाहिए कि ये नहीं कि हम प्रॉपर्टी डीलिंग के अगेंस्ट हैं, ये नहीं कि हम कोई गुंडा मवाली हैं, लेकिन हमारे अंदर एक वो वाला कैरेक्टर भी है कि हम इसको अच्छाई के लिए हम कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी कर सकते हैं। कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अच्छाई के लिए खड़े होने के लिए हमें कहीं कोई घबराहट नहीं होगी ना पहले, अगर कहीं आगे भी जो उम्र है हमारी उसमें आगे जब बढ़ेंगे उसमें भी। आज भी आपसे जैसे बात कर रहा हूँ ऐसी ही बात करने की क्षमता रखूँगा। आप मेरे से किसी भी प्रकार का सवाल करेंगे, मेरे से ये भी सवाल करेंगे मेरी शादी नहीं हो रखी, क्यों नहीं हो रखी है, उसमें भी मैं आपको पूरी PhD थीसिस लिख करके और पकड़ा सकता हूँ। सवाल तो राजनीति का ही है, क्योंकि आप राजनीति में अपनी दावेदारी कर रहे हैं यहाँ से। तो सवाल तो ये है कि अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो भी तो बीजेपी से ही हैं, और उनके रहते आपने इतनी कमियां गिना दी, तो उन्हें तो रिप्लेस होना ही चाहिए। क्या आपको पार्टी मौका देगी उन्हें रिप्लेस करने का, टिकट देगी? ये भी तो सवाल है। देखो, किस नज़र से तुम कमियों को देखते हो, किस नज़र से उनको प्रोजेक्ट करते हो, ये तो हर इंसान का अपना एक सोचने का नज़रिया है, जितना वो सोच सकता है और कैसे वो उसको आगे बोल सकता है। मेरे को लगता है कि आज बीजेपी का चुनावा आदमी, बीजेपी के संगठन में कार्य करने वाला आदमी, वो सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। बीच में कहीं कुछ एक आधी कोई चैलेंजेस भी आते ही हैं, वो तो हर जगह आते हैं, हमारी ज़िंदगी में आते हैं। उसमें कहीं ना कहीं इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे तरीके से जो सेंटर से और जो लोकल प्रॉब्लम्स को समझ करके जो मॉडल बना रही है, वो तो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनका शेप भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से दिख भी रहा है। लेकिन साथ में यह है कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस हैं उन्हीं मॉडल्स पे रह करके मैं उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उसमें मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि किसी चीज़ में कोई कमी कैसे मैं देख रहा हूँ। मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ इस चीज़ में मेरी खासियत है, इस चीज़ को मैं कैसे लेकर के आगे और अच्छा बना सकूँ। फिलहाल डोईवाला में कोई कमी नहीं है। देखो, केदारनाथ जब पुनर्निर्माण जिस समय चर्चित हुआ, तो क्या हुआ कि मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ, ना मैं कोई ये PWD इरिगेशन वगैरह किसी का कोई मैं अधिकारी हूँ। मैं तो एक इन्फेंट्री पैदल सेना का एक रिस्क्यू करने वाला आदमी, एक्सपर्ट हूँ। लेकिन पुनर्निर्माण तो मैंने करा है, तो मैं क्या बोलूँ कि केदारनाथ में इन सबके विभागों की निकम्मापन तो नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ उस समय केदारनाथ में जो परिस्थितियाँ थी, 20-22 हज़ार लोग मरे हुए हैं, रास्ते ही नहीं हैं, अंदर किसी को लग रहा है भूत प्रेतों की घाटी है, किसी को लग रहा है ये तो 5 साल तक यात्रा नहीं होगी। उस माहौल में मैं ये समझता था कि मैं एक फ़ौजी के तौर पे फ़ौजी मॉडल बना करके और एंट्री कर सकता हूँ और धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ। तो उसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि ये चीज़ें सारी की सारी बर्बादी हो रखी हैं या कोई चीज़ ख़राब है या पहले वाले कर नहीं पा रहे। मैं ये जानता था मैं इसको इस प्रकार से कर सकता हूँ
आगे इस चीज़ों को लेकर चलूँगा। लेकिन अगर सही तरीके से होता, सही तरीके से मॉडल बनाया होता तो धराली नहीं होता। मतलब बदलाव की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, बिल्कुल हमें ज़रूरत है। हमारे जो पहले तो पर्यावरण किस प्रकार के रिस्पॉन्स कर रहा है, अब किस प्रकार से, तो उसमें लॉन्ग टर्म तो है कि ठीक है, पर्यावरण को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ पर्यावरण बचाओ अभियान कराएं, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कोई इंसिडेंट्स भी होंगे। और हिमालय में तो ये इंसिडेंट्स हर बार ना नए तरीके से होते जा रहे हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्स फोर्स को प्री डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, अकरेंस जब डिज़ास्टर होता है, अकरेंस ऑफ डिज़ास्टर, उस टाइम पे रिएक्शन, और डिज़ास्टर के बाद में जो रिकवरी और जो रिस्टोरेशन और फिर रिकंस्ट्रक्शन होता है, उनको कहीं ना कहीं कामयाब किए हुए मॉडल्स को देख करके ज़रूर लेकर के चलना चाहिए। केदारनाथ आज पूरे देश में, पूरे विश्व में एक कामयाब मॉडल है। उसको हमारी सरकार के कुछ विभाग जो हैं, जो इसमें डील करते हैं, उनको देख करके लेके चलना चाहिए। मुझे याद है केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, मतलब 2014 में हमने शुरू करा था, 15-16 में मेरे ख्याल से हिमाचल गवर्नमेंट की एक बड़ी टीम आई थी। उनका एक पहले मेल आई थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, ये हम विज़िट करना चाहते हैं। उसके बाद वो टीम आई। वो टीम थी कोई 52 के करीब लोग थे उसमें, जिसमें कि आईएएस ऑफिसर थे, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स वो थे जो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, रेस्क्यू में ड्यूटी कर चुके थे। उसमें इंजीनियर्स थे, उसमें डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे। वो सब आए थे देखने के लिए कि ये मॉडल किस प्रकार से एक होलसम डेवलपमेंट पहले दिन से लेकर के चल रहा है। ये नहीं कि पहले रोड बनेगी फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ होगी। रोड बन रही है तो रोड के साथ साथ कैसे तुम और चीज़ें कर रहे हो। छोटा सा उदाहरण, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम आपके भी उसमें होगा। हमने जब रिकंस्ट्रक्शन शुरू करा तो उस टाइम पे एक और चीज़ थी कि रोड तो बन जाएगी, लेकिन वो तो भूतों की घाटी है। वहाँ पे लोग आएंगे, यात्री आएंगे, तो उनको तो एक टेंशन रहेगी। तो एक गांव है चमोली गढ़वाल का, जिसको सबसे दुरुस्त गांव है, उसका नाम है वाण। वहाँ से हम कोई 40-45 बकरियाँ लेकर के आए, भेड़ बकरी, और एक लड़के को, ये बैठा हुआ है, उसका नाम है प्रेम बेस्ट, ये जो बैठा हुआ, इसके साथ में हमने वो बकरियों को केदारनाथ मंदिर में रखा और काम होता था। रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बाकी और चीज़ें चल रही हैं। ये बस खाली सुबह बकरियों को खोलता था और पहाड़ में लेके चले जाता था और वो करता रहता था, बस घुमा रहा है। तो जो लोग आते थे ना, वो देखते थे, अरे यार कल तो बोलते थे यहाँ बॉडीज़ हैं, यहाँ तो बकरियाँ घूम रही हैं, भेड़ बकरी वाले हैं, इसका मतलब नॉर्मलसी आ रही है। तो जो काम 5 साल के बाद करना था वो पहले दिन से शुरू हो गया। उसे बोलूँगा एक कामयाब मॉडल जब तुम कंस्ट्रक्शन का या प्रोग्रेस का बनाते हो तो उसमें हर चीज़ पहले दिन से शुरू होनी चाहिए। अगर जंगल में आपने पेड़ पौधे लगाए, तो अगर आप सारे के सारे चीड़ के पेड़ लगाओगे ना तो आग लगेगी। अगर सारे के सारे आप बांस के लगाओगे तो वो एकदम से हो जाएंगे, उग जाएंगे, लेकिन काम के नहीं होंगे, वो बहुत जल्दी वो टूटते भी हैं। अगर आप खाली पीपल के पेड़ लगाओगे, वो तो 50 साल के बाद बड़ा दिखता है। तो पीपल का पेड़ भी लगाओ, फल के पेड़ भी लगाओ, शेड वाले पेड़ भी लगाओ, बांस भी लगाओ, ताकि लोगों को उत्साह रहे, अरे बांस बढ़ रहा है, फल भी हैं, फ्रूट बियरिंग ट्री भी हैं, आर्बोरिकल्चर प्लान पूरा एक अच्छा होगा, और वही हमारी सबसे बढ़िया वाटिकाएं होंगी। हिमालय तो खुद ही सब दुनिया के लिए बहुत बड़ी वाटिका है। कैसे हो सकता है इतने बड़े हिमालय में, हो सकता है गंगा नदी जीवनदायिनी हो सकता है यमुना नदी मतलब पवित्र हो, लेकिन एक उत्तराखंड, इतने से जगह से ये दोनों की दोनों नदियाँ निकलती हैं। अरुणाचल, नमचा बरवा से लेकर के और इंडस तक, ये उत्तराखंड में ही क्यों ये खास चीज़ें हैं? 4 धाम यहीं पे क्यों हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं देवी ने जब वध करा ना महिषासुर का, तो देवी को जरूरत थी एक वाहन की। वो वाहन जो था वो, मतलब देवी को सारी ताकतें तो मिल गई, लेकिन वाहन इतना पावरफुल होना चाहिए था कि वो महिषासुर को तो मारे, लेकिन उसके साथ में रक्त बीज भी तो बैठा है। रक्त बीज को मारेगी, उससे तो खून निकल रहा है, वो तो पैदा हो रहे हैं, तो स्पीड कैसे, मोमेंटम बढ़ेगा। तो उसका जो वाहन था वो बना यही हिमालय, जहाँ के हम रहने वाले हैं। उस हिमालय का पता नहीं कितने लोगों को पता है, उस वाहन का, उस शेर का नाम रखा गया केसरी। केसरी ही एक ऐसा नाम है जिससे ना आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। वो गाना है ना, वो तेरी मिट्टी में मिल जावा, वो बता रहा है कि कौन सी मूवी है, केसरी। उस गाने को सुनकर के ही लगता है वो अपनी माँ को बता रहा है कि मैं मर गया तो क्या हुआ, चांद तो चांद ही रहता है। हिमालय में इसीलिए केसरी रंग और भगवा जिसे बोलते हैं, भगवा केसरी, और हरा आर्मी का, वही 2 रंग दिखते हैं।
मैं हरे रंग वाला हूँ यार, इंडियन आर्मी का। मैं तो ऐसी सोच लेकर के आगे चलूँगा ना। उसमें एक डोईवाला सोचा है, लेकिन डोईवाला उन 70 विधानसभाओं में से एक है जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने मॉडल में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की सोच लेके चलती है। हमारे मुख्यमंत्री हो गए युवा पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि वो है ही फौजी बैकग्राउंड से आ रखे हैं। युवाओं से वो धीरे धीरे करके ऊपर उठे हैं, तो उनके तरीके तो डायनामिक हैं। अब बीच में कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन उसको भी बड़े अच्छे तरीके से वो आगे लेकर के चलते हैं। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मतलब तुम देखो, एक फौजी बैकग्राउंड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अपना ये जो है संगठन, इन दोनों में वो पदों पे रहे, नीचे से ऊपर तक आए, पूरे एक्सपीरियंस लिए। जब उनको बोला गया तब वो राजनीति में आए, और आज भी बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो इसका वेट नहीं करते कि गलती अगर दिख गई तो जब गलती बड़ी होगी तब उसके बारे में बोलूँगा। वो सुधारने के लिए शुरू में ही बोलना शुरू करते हैं कि बेटे इसका ना दिशा चेंज कर ले, ये दिशा सही नहीं है जो मैं समझता हूँ, ऐसे करके वो लेके चलते हैं। उनके मॉडल देखो यहाँ पे ये जो हेल्थ मॉडल है आयुष्मान स्कीम, कैसे आयुष्मान स्कीम उन्होंने शुरू में ओरिजिनेट करी, और उसके बाद में आज हर कोई यहाँ पे उत्तराखंड को तो पहला वो मानता है जहाँ पे हेल्थ स्कीम है। ऐसे लोग यहाँ पे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक्सपीरियंस लोग हैं। हम फौज से कुछ जो लेकर के आ रखे हैं वो इन्हीं लोगों की सोच समझ के साथ में हम चुनाव लड़के या बगैर चुनाव के कहीं ना कहीं अपना योगदान देना चाहते हैं। तो दोस्तों, कर्नल अजय कोठियाल जी, जैसे इन्होंने बताया कि डोईवाला को एक मॉडल विधानसभा बनाने की तैयारी है इनकी, और अगर इन्हें समर्थन मिलता है तो एक डोईवाला को एक एग्जाम्पल की तरह पूरे उत्तराखंड में ऐसे एक्सप्लोर कराएंगे। तो ऐसे ही विजन वाले लोगों से मिलने के लिए, इनकी और बातें जानने के लिए, इनके विजन को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।